अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मॉडर्न डे में यानी 21वीं शताब्दी में भी विचेस हैं यानी जादू टोना करने वाली स्त्रियां जो किसी को भी अपने वश में करके मनचाहा काम करा लेती हैं, तो शायद ही आप इस बात पे विश्वास करें। लेकिन ये कहानी सच्ची है। क्या हुआ था मलेशिया के उस केस में जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था और यूँ बोलूँ कि पूरी दुनिया को डरा के रखा था। वो विच, वो जादूगरनी कैसे रातों रात जेल से अपने मन चाहे रास्ते से निकल जाती थी और जब मन करता था वापस आ जाती थी। फांसी का फंदा लगने के बाद भी क्यों वो अपने आप को अमर कहने के लिए मजबूर कर गई सबको। ये सारी ही बातें आज के वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका फेवरेट चैनल अदमेश टीवी आपके लिए लेके आता है अमेजिंग कहानियाँ, किस्से और ऐसे ही रोमांचक क्राइम स्टोरीज। अंधविश्वास, जादू टोना, टोटका, ये आए दिन हम अपने समाज में देखते रहते हैं। भारत में कई सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस हुए हैं जिसमें जादू टोना को एक श्राप की तरह माना गया है या एक सोसाइटी को खोखला करने वाला दीमक की तरह माना गया है। कई सारे केसेस में यही होता है कि लोगों की बलि दे दी जाती है किसी लालच में, या तो पैसे के लालच में या पावर के लालच में या किसी प्रेम प्रसंग के लालच में। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है कि ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती, ये तो शायद मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ये किस्सा है मलेशिया का। जी हाँ, मलेशिया एक बेहद खूबसूरत शहर, एक देश जहाँ पे पेट्रोनस ट्विन टावर है जो एक ज़माने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। टूरिस्ट स्पॉट है, कई सारे भारतीय भी वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ के खाने का आनंद लेते हैं। मलेशिया में सन 1988 से 1990 के बीच में एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक महिला जिसका नाम था मोना फेंडी लोगों की नज़रों में आने लगी। पहले एक मध्यम परिवार में जन्मी, घर से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियली भी उतनी स्टेबल नहीं थी। उसके बावजूद उसने गाना गाने की सोची और छोटे छोटे क्लबों में, छोटे छोटे होटलों में गाना गाना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वक्त यह आ गया था कि मोना फेंडी को सब लोग एक बेहतरीन गायक के तौर पे जाने लगे थे। कहते तो ये हैं कि अगर उस ज़माने में सोशल मीडिया होता तो आज किसी भी हॉलीवुड सिंगर के बराबर मोना फेंडी होती। मोना फेंडी एक बेहतरीन गायिका और स्टेज परफॉर्मर थी। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। 1988, 1989 और 1990 में मोना फेंडी के गाने पूरे मलेशिया के हर जगह थे। टैक्सी में उसके गाने बजते थे, घरों में उसके गाने बजते थे, होटल में उसके गाने बजते थे और हर जगह गाने के साथ उसको फेम, मनी, पावर सारी ही चीज़ें मिली। धीरे धीरे वक्त बढ़ता है। मोना फेंडी इस बात को भाप लेती है कि अब ज़माना बदल रहा है। मोना फेंडी एक प्रसिद्ध गायिका थी, लेकिन उसने एक बात समझ ली कि लंबे समय के लिए उसकी गायकी से उसका रहन सहन नहीं हो पाएगा। उसने अपने गायकी के दौरान कई सारे रिश्ते बनाए थे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, सेलिब्रिटीज़ से। होता क्या है कि अमूमन जब आप इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपके कम्युनिकेशन बन जाते हैं, आपके रिलेशन बन जाते हैं, जिसको आप यूटिलाइज़ करके आगे चल के या आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं या एक बैकअप प्लान बना लेते हैं। मोना फेंडी ने देखा कि ये जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है, वो होता है मृत्यु का भय, डर। मोना फेंडी बहुत जल्दी इस बात को भाप गई कि अगर मुझे अपनी लाइफ में पैसे कमाने हैं निरंतर, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जिनसे मैं इनके डर को अपना एक पैसा कमाने का स्रोत यानी सोर्स बना लूँ। धीरे धीरे उसने काला मैजिक यानी ब्लैक मैजिक जो होता है, काला जादू, उसको सीखने की कोशिश की। और मार्केट में ये खबर फैलने लगी कि मोना फेंडी एक सिद्ध स्त्री है और एक विच है जो लोगों को मन चाहा आशीर्वाद देती है और उसके चाहने से बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। कई लोगों ने उसके दरवाजे पे नॉक किया और लकली बोले या ऐसा बोले कि तुक्के से वो जो चीज़ लोगों के लिए कहती थी वो होने लगी। अब जब ये चीज़ें बहुत जल्दी मार्केट में फैलती हैं, सोसाइटी में फैलती हैं, तो जब लोगों को पता चला कि मोना फेंडी एक ऐसी महिला है जिसके पास ये सारी ही चीज़ें हैं,
कुछ जादू करती है, कोई टोना करती है और लोगों को मनचाहा रिजल्ट मिलता है, तो उसका नाम धीरे धीरे पूरे मलेशिया में फैल गया। क्या पॉलिटिशियन, क्या फिल्म स्टार, क्या बिजनेसमैन, क्या आम आदमी, हर कोई मोना फेंडी का समय चाहता था। लेकिन मोना फेंडी ने अपनी मार्केटिंग इस हिसाब से कर रखी थी कि बहुत कम लोगों को समय देती थी। और ये यूँ बोले कि मोना फेंडी अपने जादू टोने का जो करतब था वो उन्हीं लोगों को दिखाती थी जो बहुत रईस थे, जिनके पास बहुत पैसे थे। वो छोटे छोटे कामों के लिए लाखों लाखों रुपए उस ज़माने में लेती थी। समय बीतता है, बात सबके सामने आ गई थी कि मोना फेंडी एक विच है जिसको ब्लैक मैजिक आता है। उसी ज़माने में मलेशिया में एक लीडर हुआ करते थे, नेताजी। नेताजी का नाम था दातुक मदरानी इदरीसा। ये वहाँ के लोकल, जैसे हम लोग MP होते हैं वैसे ही वहाँ के कैंडिडेट थे। इनका जीतना तय था। लेकिन नेता के लिए आप जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ होती है पावर और कुर्सी। तो कुर्सी का लालच था, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो इसलिए उनके मन में ये भय था कि मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बनूंगा। जीत तो वो जाते, लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए अलग अलग कैंडिडेट थे जिनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत थी। तो किसी ने उनको बताया कि मोना फेंडी नाम की एक विच है, जादूगरनी है, काला जादू जिसको आता है, जादू टोना करती है, आप उससे एक बार कंसल्ट करिए और ये सारी चीज़ें हुई। मैंने आपको बताया कि अमीर लोग काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं, काफ़ी गॉड फियरिंग होते हैं। अधिकतर समय वो गलत काम करते हैं तो उनके अंदर वैसे भी भगवान का भय होता है। तो जब दातुक मदरानी इदरीसा के सलाहकार ने उनको मोना फेंडी से मिलने के लिए बोला, तो दातुक मदरानी इदरीसा को ये आइडिया अच्छा लगा। एक होटल में उन लोगों की मुलाकात होती है। मोना फेंडी एक बेहद खूबसूरत गायिका जिसके अंदर स्टेज परफॉर्मेंस की सारी ही चार वो स्किल थे। जब वो दातुक मदरानी इदरीसा के सामने आती है तो इदरीसा उसको देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके चेहरे से एक अजीब सा तेज निकल रहा था। लोगों के द्वारा बताई गई सारी कहानियाँ इदरीसा को सच लगने लगी। उसके सारे काले जादू के जितने किस्से थे वो एक एक करके इदरीसा की आंखों के सामने आने लगे और इदरीसा ने ये बात मान ली कि हाँ, अगर उसको कोई CM बना सकता है तो वो मोना फेंडी है। जब पूरी बात हुई तो मोना ने कहा कि मैं आपको CM बनवा दूंगी। उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूरत है एक बेहद आकर्षक और बेहद जादुई छड़ी और एक मुकुट की। और ये जो छड़ी है ये किसी आम आदमी की नहीं है और जो मुकुट भी है वो किसी आम आदमी का नहीं है। ये दोनों ही चीज़ इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति यानी एक्स प्रेसिडेंट सुकुडू के थे। सुकुडू को आप ये समझिए कि सुकुडू जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे बहुत फेमस थे। फेमस इसलिए थे क्योंकि वो खुद बहुत जादू टोना करते थे, ब्लैक मैजिक करते थे और करवाते थे। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने हर चीज़ की। और ये बात कहीं ना कहीं इदरीसा को भी पता थी। तो जब इदरीसा ने सुकुडू का नाम सुना तो वो समझ गए कि मोना फेंडी ही उनको CM बनवा सकती है, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे ये जादू टोना काम करेगा। अब उस समय मोना फेंडी ने दातुक मदरानी इदरीसा से 25 लाख रिंगित करेंसी है मलेशिया की, मांगी। उस ज़माने का यानी 1991 का 25 लाख रिंगित आज का तकरीबन आप ये जान के चलिए कि 4.25 करोड़ रुपए इंडियन रुपए होगा। तो सोचिए कितना पैसा था। और ये शर्त रखी कि 25% आपको एडवांस पैसा जमा करना होगा और बाकी पैसे आप तब लेके आएंगे जब एक रीति रिवाज मोना फेंडी अपने घर पे करेगी, तब आपको बाकी पैसे ले आने हैं। और उस रीति रिवाज के बाद ही वो जादुई छड़ी और वो मुकुट आपको मिल पाएगा। तो 25 लाख रिंगित की मांग हुई थी। 25% एडवांस दातुक मदरानी इदरीसा ने मोना फेंडी को जमा कर दिया। और फिर उनके बताए हुए दिन पे, जिस डेट को मोना फेंडी ने उनको बुलाया था, उस दिन बाकी की रकम लेके अकेले मोना फेंडी के घर पहुंच जाते हैं। वक्त है जुलाई 1993 का। मोना फेंडी ने बताया कि आज आपको पुष्प वर्षा से नहाना होगा। एक पुष्प वर्षा होगी,
वो जब तक आप नहीं लेंगे तो आप पूरी तरीके से प्योर नहीं होंगे। जब आप पुष्प वर्षा ले लेंगे तब आप जाके प्योर हो जाएंगे, और तभी ये छड़ी और ये मुकुट मैं आपको दूंगी। और केवल एक शर्त रखी, शर्त ये रखी कि कुछ भी हो जाए आपको आंखें नहीं खोलनी है, और जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपको अपने सपने के बारे में निरंतर सोचना है। कई सारी हम लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, कई तरीके की आवाज़ें करेंगे, लेकिन आपकी ये परीक्षा है कि आपको बस आंख नहीं खोलनी है, कुछ भी हो जाए। अगर आपने आंख खोली तो सारा जादू टोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा। अब दातुक मदरानी इदरीसा को ये बात समझ में आ गई कि भैया कुछ भी हो जाए मुझे आंखें नहीं खोलनी है और पॉजिटिव सोचना है, और अपने सपने के बारे में मुझे निरंतर अपने दिमाग में ख्याल लाने। वो बैठ गए, एक टब में पानी भरा गया, उसमें दूध डाला गया, अच्छी अच्छी अगरबत्तियाँ, सुगंधित सेंट एंट हर जगह कमरे में थे। मदरानी इदरीसा ने उस टब में बैठा और आंखें बंद करके अपने सीएम बनने की जो मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं, जो सोच होती है, जो इमेजिनेशन है, वो आंखें बंद करके इमेजिनेशन करने लगे। वो वक्त बीतता है, पुष्प उनके ऊपर डाले जाते हैं, दूध पानी सब डाले जाते हैं। इसी बीच में मोना फेंडी के घर में 2 लोग घुसते हैं। अब लोग घुसते हैं तो कॉमन सी बात है, आवाज़ होगी। थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही थी, थोड़ा आवाज़ हो रही थी। इसके बावजूद मदरानी इदरीसा ने आंख नहीं खोली, क्योंकि मोना फेंडी ने साफ साफ कहा था कि कुछ भी हो जाए आपको आंख नहीं खोलना है। उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के हाथ में धारदार कुल्हाड़ी थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई, दातुक मदरानी इदरीसा के गर्दन का निशाना लिया और एक झटके में उनकी गर्दन काट दी। गर्दन कटते ही धड़ अलग सर अलग, और जो बॉडी थी वो ऑलरेडी टब में थी और टब में गिर जाती है। टब लहूलुहान हो जाता है। जो पानी और दूध पहले सफ़ेद था अब पूरा लाल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग मोना फेंडी ने इसलिए की ताकि वो दातुक मदरानी इदरीसा के 25 लाख रिंगिट को कब्जा कर ले, उसको छीन ले, और उसका राज बाहर ना जाए, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या करा दी। अब जब हत्या हो गई तो पति पत्नी यानी मोना फेंडी, उनके हस्बैंड और 2 लोग, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था जुरावी, उन सब ने मिलकर इदरीसा की बॉडी को छुपा दिया। और 7 या 8 घंटे बाद ही, ये रात की घटना है, 7 या 8 घंटे बाद ही सवेरे सवेरे मोना फेंडी अपने हस्बैंड के साथ मर्सिडीज बेंज के एक शोरूम में जाती है और एक आलीशान गाड़ी खरीदती है। जुरावी को कुछ पैसे देके वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जुरावी और उसके साथ जो व्यक्ति था वो पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब ये लोग चले जाते हैं तो मोना फेंडी के पास 25 लाख रिंगिट थे। उसने खूब सारी ज्वेलरी खरीदी, एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी 8 घंटे बाद ही खरीदी। आप ये सोचिए मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उस महिला की, कि इतनी बड़ी क्रिमिनल माइंडेड है कि अभी उसने किसी की हत्या की है, मर्डर किया है, उसके बाद ही वो गाड़ी खरीदने पहुंच जा रही है। 1-2 दिन बीतते हैं। उस समय मोबाइल का उतना ज़माना नहीं था। तो दातुक मदरानी इदरीसा के परिवार वाले पहले तो चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि वो अमूमन एक नेता थे, तो कहीं कभी किसी सभा में चले गए, किसी मीटिंग में चले गए, तो 1-2 दिन नहीं आया करते थे। फिर तीसरे दिन जब उनके घर वालों ने किसी तरीके से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, संपर्क नहीं साध पाए, तो उन्होंने ये खबर पुलिस को दे दी। पुलिस को ये खबर लगी, पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने कहा हम इसकी जांच करेंगे। जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। अब बात आती है 2-3 महीने बीत जाते हैं। इधर पुलिस खोज रही है कि एक इतने बड़े एमपी जो कैंडिडेट थे सीएम के, वो गायब हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत ही नहीं लग रहा है। उसी बीच एक बार में जुराएव जो नाम का व्यक्ति था, जिसने मर्डर करने में मोना फेंडी की और उसके हस्बैंड की मदद की थी और लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी, वो एक बार में जाता है। बार में खूब शराब पीता है। शराब पीने के बाद वहाँ लोगों से लड़ लेता है, और लड़ने के बाद उसके मुंह से एक बात निकल जाती है कि तुम लोग मुझे जानते नहीं, मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूँ। मैंने अभी एक नेता को मारा है,
लेकिन आज तक पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई। अब ये बात वहाँ पे बैठे एक आदमी ने सुनी, उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, जुराएव को अपने साथ ले जाती है और इंट्रोगेशन में जुराएव को ये समझ में आ जाता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। कहते तो ये भी हैं कि जुराएव ने भूल नहीं की थी, उसने जानबूझ के मोना फेंडी का नाम लिया क्योंकि मोना फेंडी ने 25 लाख रिंगित अकेले डकाल लिए और उसको कुछ हज़ार रिंगित केवल दिए थे। और बाद में उसको पता चला कि उन्होंने 25 लाख जब इतना खाया है और उसे कुछ फुटकर पैसे दे दिए, तो वो चाहता था कि मोना फेंडी का भी राज सबके सामने है। पुलिस ने जब ये बात सुनी, पुलिस अपनी टीम के साथ मोना फेंडी के घर जाती है। मोना फेंडी के पति को और मोना फेंडी को वो पकड़ती है। मोना फेंडी को जब हिरासत में लिया गया तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए, लेकिन वो हंसती थी और कहती थी कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैं अमर हूँ, मैं जब चाहूँ इस जेल से जा सकती हूँ, मैं जब चाहूँ इस जेल में वापस आ सकती हूँ। तो भैया कोर्ट में मामला चला। 8 साल ये केस न्यायपालिका में था। 8 साल बाद न्यायालय ने इस केस में जो मुजरिम थे सबको सजाए मौत सुनाई। इसमें मोना फेंडी, जुराएव और उनका हस्बैंड मोना फेंडी का सब शामिल थे। जिस दिन होने वाली थी सज़ा, उस दिन सब बड़े दुखी थे, लेकिन मोना फेंडी से पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला कि मुझे KFC का एक चिकन खाना है और जो बॉइल्ड पोटैटो होते हैं वो खाने हैं, और वो भी पर्टिकुलर मेरे घर के पास वाले आउटलेट से ही आना चाहिए। कहते हैं कि जब उसको कपड़ा पहनाया गया और सज़ा देनी जानी लगी, तब वो हंस रही थी और बोलती है आई विल नेवर डाई। तो ये थी कहानी मोना फेंडी, जो मॉडर्न टाइम की विश थी और काफ़ी फेमस थी, लेकिन पैसों के लिए उसने अपने इस पूरे धंधे को कैसे मोल्ड किया था, कैसे इस्टेब्लिश किया था, ये सोचने वाली बात है। कैसे एक गायिका इतनी बड़ी क्रिमिनल बन जाती है और कैसे वो लोगों को साइकिक पावर से, या आप ये बोले कि मैनिपुलेटिव स्किल से लोगों को बेवकूफ़ बना देती है। मॉडर्न टाइम में भी लोग बेवकूफ़ बनते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। नेता परेता होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। श्रद्धा अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग चीज़ है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज कहानी बताते बताते थोड़ा गला सूख गया है मेरा। अभी मुझे दिल्ली निकलना है, मेरा एक एड शूट है। होपफुली आप मुझे बड़ी जल्दी ही टीवी पे भी देखेंगे। और यही सारी चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो के साथ मैं ज़रूर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।